सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं सुप्रभात राजस्थान की ओर। देश भर में एक दिन पहले चले वैक्सीनेशन में मेगा ड्राइव के बाद में अब राजस्थान में इसकी तैयारी चल रही है। जयपुर समेत प्रदेश के सभी 33 जिलों में आज बड़ी संख्या में लोग कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए हर सेंटर पर तैयारी की गई है और वैक्सीन की डोज भी सेंटर्स पर उपलब्ध करवा दी गई है। राजस्थान में लंबे इंतजार के बाद में 1 सितंबर से फिर से स्कूल खुलने जा रहे हैं। शुरुआती चरण में कक्षा 9 से 12वीं तक के बच्चों के लिए ही स्कूलों में पढ़ाई होगी। इसके लिए बाकायदा स्कूलों के द्वारा बच्चों के अभिभावकों से लिखित अनुमति भी ली जा रही है। इसके बाद ही बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। जयपुर में भी निजी और सरकारी स्कूल खोलने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण का मतदान रविवार को सुबह 7:30 बजे से शुरू हो गया है। प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है, ऐसे में चुनाव की परफॉर्मेंस से यह पता चलेगा और सरकार पर भी यह बताने का दबाव रहेगा कि सरकारी योजनाओं और कार्यों को जनता ने कितना पसंद किया है। कांग्रेस ने अब की बार विधायकों पर इन चुनाव को बड़ी जिम्मेदारी सौंप रखी है और ऐसे में टिकट वितरण को लेकर के चुनाव प्रचार तक में विधायकों की बड़ी भूमिका रही। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज सुबह 7:30 बजे से शुरू हो गया। प्रदेश में सरकार कांग्रेस की और ऐसे में चुनाव की परफॉर्मेंस से यह पता चलेगा कि सरकार पर भी यह बताने का दबाव रहेगा कि सरकारी योजनाओं और कार्यों को जनता ने कितना पसंद किया है। कांग्रेस ने अब की बार विधायकों पर इन चुनावों की बड़ी जिम्मेदारी सौंप रखी है। ऐसे में टिकट वितरण के लेकर के चुनाव प्रचार तक विधायकों की बड़ी भूमिका रही है। देश भर में राजस्थान उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है जहां बेरोजगारों से राज्य प्रशासनिक सेवा सहित अन्य भर्तियों में आवेदन के नाम पर भारी भरकम पैसा वसूला जा रहा है। अकेले राजस्थान में करीब 20 लाख अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। 1.5 साल में 1 दर्जन भर्तियों के आवेदन शुल्क के नाम पर युवाओं से 250 करोड़ रुपए वसूले गए। वहीं गड़बड़ी और विवादों के कारण सबसे ज्यादा भर्तियां राजस्थान में अटकी हुई हैं। सुप्रभात राजस्थान में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर दौसा जिले के सिकंदरा से, जहां पर पंचायत समिति सदस्य पद हेतु वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस की प्रत्याशी संजू देवी ने गांव-गांव ढाणी जाकर के जनसंपर्क किया है। जनसंपर्क के दौरान संजू देवी का जगह जगह पर माला पहना करके वे शॉल उड़ा करके स्वागत सत्कार किया। लोगों ने जगह जगह संजू देवी को जीत का भारी विश्वास और आश्वासन भी दिलाया। लोगों ने कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद में सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे भी लगाए। वहीं संजू देवी ने लोगों को उनके हितों के लिए काम का आश्वासन दिया और क्षेत्र के विकास का भरोसा दिलाया। संजू देवी ने कहा कि हम सब मिलकर के काम करेंगे। साथ ही समाज सेवी जगदीश पोसवाल का भी माला व साफा बना करके स्वागत सम्मान किया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर आज बहुत बड़ा वैक्सीनेशन अभियान होने जा रहा है, जिसके अंतर्गत 33 के 33 जिलों के अंतर्गत वैक्सीन लगाई जाएगी और सभी को वैक्सीन की डोज भी लगाई जाएगी। इसी के चलते हुए आप सभी को बता दूं कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि राजस्थान को कल यानी शनिवार को 12,04,850 डोज कोरोना वैक्सीन की प्राप्त हुई है। तो वहीं इसमें से आप सभी को बता दूं कि 11,08,910 कोविशील्ड की, तो वहीं पे 94,940 कोवैक्सीन की डोज राजस्थान को मिलती हुई नजर आई है। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि आज भी 4 लाख डोज और मिलने के आसार हैं और इसी के कारण आज वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में किया जाएगा। साथ ही सुबह 9:30 बजे से लेकर के दोपहर तक यह वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की जाएगी और इसके अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं और लगभग जितने भी लोग वैक्सीन लगवाने के लिए जाएंगे उन सभी को वैक्सीन की डोज लगाई भी जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वैक्सीन की कमी की वजह से किसी व्यक्ति की डोज ना लगे। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि राजस्थान में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो चुका है। जन्माष्टमी के 1-2 दिन पहले से
मानसून सक्रिय होने की संभावना बनी हुई थी और अब मानसून सक्रिय भी हो चुका है। वहीं आप सभी को बता दूं कि बंगाल की खाड़ी व पश्चिम बंगाल के लगने वाले क्षेत्र के ऊपर अभी परिसंचरण तंत्र बना हुआ है और इसी के चलते हुए भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है राजस्थान के अंतर्गत, जिसमें राजस्थान की राजधानी जयपुर, उदयपुर और जोधपुर के साथ में कई संभाग इसके अंतर्गत शामिल नजर आ रहे हैं, जिसमें भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। साथ ही आप सभी को बता दूं कि अभी चुनाव के अंतर्गत दूसरे चरण का मतदान आज किया जाएगा, यानी कि पंचायती राज चुनाव के अंतर्गत जो दूसरे चरण का मतदान की प्रक्रिया है वह आज से शुरू हो चुकी है, जिसमें सुबह 7:30 बजे से वोटिंग की जा रही है और सरकार के अंतर्गत इसमें कैबिनेट मंत्री के साथ साथ 8 विधायक और 2 निर्दलीय विधायक जिन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया था, उन सभी की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। आखिरकार क्यों? क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और जहां पर अभी चुनाव हो रहे हैं वहां के मंत्री विधायक की जो प्रतिष्ठा है वह दांव पर इसलिए लगी हुई है कि वह अपनी पार्टी को ही अगर वहां से ना जिता पाए तो आखिरकार वह विधायक और मंत्री कैसे कार्य कर रहे हैं अपने क्षेत्र के अंदर, यानी कि जनता उनके कार्य से खुश नजर नहीं आ रही। तो इसी के चलते हुए अब तय होगा कि आखिरकार कांग्रेस सरकार ने अपने क्षेत्र के अंदर क्या कुछ कार्य किया है। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि राजस्थान के अंदर पिछले 24 घंटे में 11 कोरोना के नए मरीज सामने आए थे, तो वहीं 8 राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर सामने आए हैं और वहीं एक्टिव केसों की बात करें तो 116 राजस्थान के अंदर एक्टिव केस अभी भी मौजूद बताए जा रहे हैं। तो इसी के साथ अखबार की खास सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व कल है और जयपुर के कई बड़े मंदिरों में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। आज से मंगलवार तक गोविंद देव जी मंदिर में भक्तों के लिए बंद किया गया है, तो वहीं कृष्ण बलराम मंदिर, इस्कॉन मंदिर, राधा गोपीनाथ मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। साथ ही ऑनलाइन दर्शन भक्त करते हुए नजर आएंगे। अब खुलेगी प्रशासन की पोल, जब उनका हमसे होगा सामना, देखेगी जनता सच हमारे साथ, जब खोलेगा न्यूज़ 19 भ्रष्टाचार की पोल। राजधानी जयपुर जो गुलाबी नगरी के नाम से जानी जाती है, लेकिन इस गुलाबी नगरी के अंतर्गत लगातार भूमाफियाओं का आतंक भी देखने को मिलता है, तो वहीं इन भूमाफियाओं के ऊपर जेडीए के द्वारा कार्रवाई भी देखने को मिलती है। लेकिन वहीं इन दिनों आखिरकार राजस्थान की राजधानी जयपुर में क्या कुछ चल रहा है भूमाफियाओं को लेकर के, आज इसी को लेकर के हमारे साथ पोल खोल के अंदर पत्रकार करतार सिंह स्टूडियो के अंदर मौजूद है, जो आज राजस्थान की राजधानी जयपुर से अवगत कराएंगे कि आखिरकार यह गुलाबी नगरी के नाम से ही जानी जाती है या फिर यह भूमाफियाओं के खौफ से कांपती हुई नजर आ रही है या भूमाफियाओं का आतंक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो करतार जी, स्वागत है आपका स्टूडियो के अंदर। करतार जी, भी राजधानी जयपुर जो गुलाबी नगरी के नाम से जानी जाती है, बहुत समय से आपको पता ही है, और यहाँ पर भूमाफियाओं का खेल भी देखने को मिलता है, तो इसको लेकर के आपका कहना क्या है? सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए, मैं आपके न्यूज़ 19 चैनल के माध्यम से आम जनता को बता दूं और जयपुर शहर वासियों को बता दूं कि गुलाबी नगरी तो रही नहीं है। अवैध निर्माण के नाम से, अवैध निर्माण के अड्डे के नाम से जयपुर शहर गुलाबी नगरी जो गुलाबी नगरी है वो अवैध निर्माण के अड्डे के नाम से जानी जा रही है। आपको पता है कि अभी यानी बीते दिनों में यानी कम से कम 10 से 15 दिन में जेडीए ने यानी बहुत सारी बिल्डिंगों पर यानी शिकंजा कसा, अवैध बिल्डिंगों पर यानी कार्रवाई भी की है। लेकिन जो उच्च अधिकारी है वो सिर्फ अपनी सीट तक सीमित है, क्योंकि उनके पास अगर कोई कार्रवाई जाती है तो वो तुरंत मामले को संज्ञान में लेते हुए और उस अवैध बिल्डिंग पर कार्रवाई करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये दो पहलू है, एक सिक्के के दो पहलू है। उच्च अधिकारी तुरंत कार्रवाई करते हैं और जो नीचे के जो जोन प्रवर्तन अधिकारी जो होते हैं वो करते हैं जोन के अंदर घाल में एक तरफ तो कार्रवाई करते हैं, दूसरी तरफ यानी ये जो आप बता रहे हैं, ये जो आप बता रहे हैं कि जोन परिवर्तन अधिकारी के द्वारा घालमेल का सिलसिला देखने को मिलता है, तो आखिरकार ये किस प्रकार का खेल है, कैसे देखने को मिलता है, इस बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं,
गुलाबी नगरी में जहां आप जोन 8 की ले लो, जो विधानसभा नगर है, रेजिडेंसी प्लॉट है, उस पर कॉमर्शियल एरिया कॉम्प्लेक्स वो निर्माण हो रहे हैं, क्या ये घालमेल नहीं है? उच्च अधिकारियों के तो संज्ञान में मामला नहीं जाता। और आपको पता है विधानसभा नगर पे तो कोर्ट की पूरी तरह से पाबंदी लगी हुई है, कोर्ट स्टे है उस पर, हमारे पास कॉपी है, उसकी सबूत है हमारे पास। कोर्ट स्टे होने के बावजूद क्या निर्माण हो सकता है? आपसे जानता हूँ इस बात को। बिल्कुल, कोर्ट स्टे होने के बाद तो कोई निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन इसके अंतर्गत आपका कहना है कि अगर कोर्ट स्टे लगा हुआ है तो इस पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की जा रही? क्या आपने इस पर शिकायत दर्ज नहीं कराई या फिर कोई अन्य प्रोसेस आपने नहीं किया हो? देखिए, आम जनता शिकायत कहाँ दर्ज करवाती है? कंट्रोल के ऊपर, कंट्रोल के ऊपर करवाती है। कंट्रोल की शिकायत कहाँ जाती है? जोन परिवर्तन अधिकारी के पास। जोन परिवर्तन अधिकारी का शाम को कंट्रोल पर ये रिप्लाई रहता है कि हमने वो कार्य रुकवा दिया है, लेकिन वो कार्य रुकवाया नहीं है, वो सिर्फ पे कार्य रुकवा के 2 दिन बाद में फिर कार्य चालू करने की सलाह भी जेडीए प्रवर्तन अधिकारी देते हैं। अब मैं आपको बता दूं, जोन 8 का मामला आपको बता दिया, जोन 9 का मामला मैं आपको बताऊं कि जोन 9 में लगातार यानी बिल्डरों द्वारा अवैध बिल्डिंगें बनाई जा रही है। जो बिल्डिंग बनाते हैं वो 0 सेटबैक में बिल्डिंग बनती है और 2 से 3 महीने में बिल्डिंग तैयार हो जाती है। जैसे आपने देखा जो कल ओबीसी कॉलोनी में जो यानी प्लॉट नंबर 34 को यानी जेडीए के जोन प्रवर्तन अधिकारी उदय भानजी द्वारा सीज करी उस बिल्डिंग को, यानी कार्रवाई को अंजाम दिया। बिल्कुल हम बधाई देते हैं, वो बधाई के पात्र भी है कि अवैध निर्माण को सीज किया, लेकिन वहीं जस्ट उसके यानी अगर लेफ्ट हैंड पे देखे कृष्णा गार्डन आता है, जहां पर 3 प्लॉटों को यानी 3 भूखंडों को मिलाकर प्लॉट नंबर 14, 15, 16 3 भूखंडों को मिलाकर वहां पर अवैध रूप से 48 फ्लैट तैयार किए। क्या जोन प्रवर्तन अधिकारी महोदय उस बिल्डिंग पर कार्रवाई नहीं बनती? आपका कहना है कि उदय भान जी जो जोन अधिकारी हैं उन्होंने एक बिल्डिंग को तो सीज किया, लेकिन उसी क्षेत्र के अंदर दूसरी जो अवैध बिल्डिंग बन रही थी उनको सीज नहीं किया और न ही उनके ऊपर कार्रवाई करी। तो इसको लेकर के क्या लगता है आपको कि इसमें उदय भान जी की कोई मिली भगत सामने आ रही है या फिर इसमें किसी अन्य व्यक्ति का हाथ हो सकता है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जोन प्रवर्तन अधिकारी जो उदय भान जी है, जोन 9 में आते हैं, क्षेत्रीय यानी अधिकारी है वहाँ पे जोन 9 के, उन्होंने 14/3/2021 को इन तीनों बिल्डिंगों पर नोटिस दिया था। वो नोटिस की कॉपी भी है हमारे पास और उस नोटिस में समय सीमा 3 दिन का दिया हुआ था। 3 दिवस के अंदर ये अतिक्रमण हटा ले, अवैध निर्माण की तोड़फोड़ कर ले, अन्यथा जेडीए जाब्ते के साथ खुद कार्रवाई करेगा और इसका खर्चा भी यानी बिल्डर को देना पड़ेगा। लेकिन आपको पता है 5 महीने बीत गए उस बात को, अभी ये 8वां महीना चल रहा, तीसरे महीने का नोटिस था, यानी 14/3/2021। फिर मैं आपको अवगत करवा दूं, 14/3/2021 और आज तारीख हो रही है 28/8/2021, यानी 5 महीने की पूरी बात हो चुकी है, लेकिन वो 3 दिन का समय जोन प्रवर्तन अधिकारी को अभी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सरकारी जो कागज होते हैं वो सिर्फ यानी खाना पूर्ति के लिए होती है। बाकी वो जो 48 फ्लैट है आज तैयार हो गए और उसमें पोजीशन दी जा रही है और उसको सेल आउट भी किया जा रहा है और जेडीए जोन परिवर्तन अधिकारी उसी क्षेत्र में घूम रहे हैं। वहां के स्थानीय लोगों ने हमें सूत्रों के आधार पर बात ये भी बताई है कि बिल्डर और जोन परिवर्तन अधिकारी के बीच मुलाकात अच्छी खासी है, चाय की जगह जूस के साथ मुलाकात होती है। आपका कहना है कि चाय की जगह जूस के साथ मुलाकात होती है और अवैध निर्माण जिसको रोका गया था वो वापस से पूरा भी हो गया है जी। लेकिन अगर अब इनके ऊपर कोई कार्रवाई करेगा तो आखिरकार कौन करेगा? क्योंकि यह तो अवैध निर्माण पूरे हो चुके हैं, क्या इनको ध्वस्त किया जा सकता है या फिर ये ऐसे ही मिलीभगत से अवैध निर्माण पूरे होते रहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जोन प्रवर्तन अधिकारी जो उदय भानजी जोन 9 में आते, उन्होंने जो कल जो कार्रवाई को जो अंजाम दिया, बिल्डिंग ओबीसी में 34 नंबर को जो सीज किया, उसी हालात में ये कृष्णा गार्डन वाली बिल्डिंग है, क्या ये बिल्डिंग सीज नहीं हो सकती? मैं जोन प्रवर्तन अधिकारी से 3 सवाल करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। पहली बात, जब आपने तीसरे महीने पे जब नोटिस दिया था उस समय बिल्डिंग का प्लास्टर पेंट वगैरह कुछ नहीं हो रखा था, ना कोई गेट लगे थे। नोटिस देने के बाद ये प्लास्टर कैसे हो गया? बिल्कुल। गेट कैसे लग गए? उसमें फैमिली कैसे आ गई? सुनने को मिलता है कि बिल्डर ने वहां पे कोर्ट स्टे भी लिया है, ये आप और मैं नहीं कह सकते। जहां वहां हमें सुनने को मिला, जब मैं खुद वहां पे खबर के माध्यम से गया तो मेरे को सुनने को मिला कि कोर्ट स्टे है। अगर कोर्ट स्टे है तो कोर्ट स्टे में निर्माण नहीं हो सकता, ये आप भी जानते हैं। बिल्कुल। और निर्माण अगर हो भी गया तो वहां पोजीशन नहीं दे सकते और रजिस्ट्री नहीं करवा सकते और फैमिली को प्रवेश नहीं करवा सकते। और वहां पे सरकारी जेडीए का गार्ड भी बैठा हुआ है, वो गार्ड की तनख्वाह कौन देता है? सरकार देती है, ना कि बिल्डर देता है। लेकिन वहीं पे उसी गार्ड के सामने और उसी बिल्डिंग में यानी फैमिली आती है, फ्लैट देखती है और पैसा देती है, बुक करती है, उसमें यानी 10 दिन बाद में गृह प्रवेश करती है। कहाँ हो जोन प्रवर्तन अधिकारी जी? कहाँ सो रहे हो आप? बिल्कुल आप सच्चाई के तौर पर आप कार्य कर रहे हो, अवैध बिल्डिंगों को सीज कर रहे हो, लेकिन इस ओर भी ध्यान दिया जाए आपको। प्लॉट नंबर 14,
वार्ड जगतपुरा जोन 9। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बताया है कि जोन प्रवर्तन अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और न ही कोई कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन वहीं इनके उच्च अधिकारियों तक अगर बात पहुंचाई जा सके तो इनके उच्च अधिकारियों से जो प्रेशर इनके ऊपर बनाया जाएगा उसके बिहाफ पर यह कार्रवाई को अंजाम जरूर दे सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, एक बात और आपको मैं बता दूं, बिल्कुल। जेडीए में जोन परिवर्तन अधिकारी तो घालमेल करते ही हैं। ये सारी जनता को पता लग गया है, आम जनता को पता लग गया, आम जनता भी कहने लग गई, गाड़ी लेके घूमते हैं और बातचीत करके चले जाते हैं। जेडीए में एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो यानी सीनियर ऑफिसर है और अच्छी पोस्ट पे, जो रघुवीर सैनी जी है, जो एडिशनल एसपी जो गिनती में आते हैं, उन तक अगर अवैध निर्माण की बात तक उनके कानों तक पहुंचती है तो तत्काल प्रभाव से अलग से टीम गठित करते हैं, उस अवैध निर्माण को दिखवाते हैं और उस अवैध निर्माण पर कार्रवाई भी करते हैं और उसको तोड़ फोड़ के अगर नौबत आई तो फोड़ते भी है। अगर सीज करके दीवार खड़ी करने की नौबत आई तो तत्काल प्रभाव से करते हैं, ना कि कुछ समय देते हैं। तो इससे साफ साफ अब सुनिश्चित तो हो ही गया है कि जीडी के अंदर कई उच्च अधिकारी तो ऐसे हैं जो कार्रवाई को अंजाम देते हैं, लेकिन किन्हीं के चक्कर में यह जीडीए भी खराब होता हुआ नजर आ रहा है, जीडीए भी बदनाम होता हुआ नजर आ रहा है इन छोटे अधिकारियों के कारण, क्योंकि इनकी मिली भगत से ही अवैध निर्माण पूरे हो रहे हैं और इनका खामियाजा बड़े अधिकारियों को भी भुगतने को मिल रहा है और साथ ही साथ वहां के आम क्षेत्र की जनता को भी भुगतने को मिल रहा है। लेकिन इसी पर आखिरकार राजधानी जयपुर क्या दोबारा से गुलाबी नगरी के नाम से जानी जाएगी? देखिए हमारे साथ अगले पोल खोल के अंदर पत्रकार करतार के साथ ही कि आखिरकार जिन कार्रवाई से आज इन्होंने आप सभी को अवगत कराया है, क्या एक बार फिर से जोन परिवर्तन अधिकारी उन पर कार्रवाई करेंगे या नहीं, या फिर उनके उच्च अधिकारियों तक इस बात को पहुंचाया जाएगा? तो देखिए पोल खोल के अंदर अगले पोल खोल में कि आखिरकार पत्रकार करतार की बात उच्च अधिकारियों तक पहुंचती है या नहीं। नमस्कार। वहीं खबर दौसा जिले से, जहां पर जिला परिषद व पंचायत समिति रामगढ़ पचवारा में 5,578 मतदाताओं में से अब तक 862 मत पड़े हैं। रामगढ़ पचवारा जिला परिषद एवं पंचायत समिति चुनाव में 9:30 बजे तक 5,578 पदों में से 355 मत पड़े। रामगढ़ पचवारा में पोलिंग बूथ पड़ रहे हैं खाली। प्रत्याशियों के समर्थन में मान मनोहार का दौर भी जारी है। पंचायत समिति वार्ड नंबर 6 बूथ नंबर 30 पर 9:30 बजे 650 मतों से वोट पड़े। 76 और 11:30 बजे तक 160 मत पड़े। बूथ नंबर 31 पर 9:30 बजे 859 मतों से वोट पड़े। वहीं 78 और 11:30 बजे 172 मत पड़े। बूथ नंबर 32 पर 9:30 बजे 460 मतों से वोट पड़े। 26 और 11:30 बजे तक 78 मत पड़े। बूथ नंबर 33 पर 9:30 बजे 843 मतों से वोट पड़े। 124 और 11:30 पर 193 मत पड़े। वहीं रामगढ़ पचवारा समिति वार्ड नंबर 7 बूथ नंबर 32 पर 9:30 बजे 536 मतों से वोट पड़े। 85 और 11:30 बजे तक 112 मत पड़े। बूथ नंबर 34 पर 9:30 बजे 503 मतों में से 50 और 11:30 बजे तक 113 मत पड़े। बूथ नंबर 35 पर 9:30 बजे तक 1020 मतों में से 9:30 बजे 176 और 11:30 बजे तक 236 मत पड़े। बूथ नंबर 36 पर 9:30 बजे तक 704 मतों में से 120 और 11:30 बजे तक 170 मत पड़े। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं राजस्थान के 7 संभागों की 7 बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सवाई मानसिंह अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट्स का अध्ययन करने के बाद अच्छी रिकवरी को देखते हुए उन्हें डिस्चार्ज कर दिया और दरअसल एसएमएस अस्पताल के कार्डिक केयर यूनिट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को रिकवरी में रखा गया था। उनके एक आर्टरी में 90% तक ब्लॉकेज हुआ था। एंजियोप्लास्टी के बाद गहलोत की सेहत में लगातार सुधार रहा और डॉक्टर्स ने उन्हें कुछ दिन आराम करने की सलाह दी है। इन दिनों जोधपुर में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। जयपुर हाईवे हो या पाली या फिर जैसलमेर बाड़मेर, हर कहीं लोक देवता बाबा रामदेव के श्रद्धालुओं का जत्था नजर आया है। जोधपुर शहर की सड़कों पर भी यह जत्था देखने को मिला। पैदल, बाइक या फिर गाड़ियों में हाथों में रामदेव जी ध्वजा लिए बाबे के जयकारे लगाते हुए लोग नजर आए हैं।
मीलों लंबा सफर पैदल, साइकिल, मोटरसाइकिल या फिर जुगाड़ के माध्यम से तय कर जोधपुर पहुंच रहे हैं। भरतपुर में रविवार को जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए दूसरे चरण का मतदान जारी है। 12 बजे तक डीग में 18.90% वोटिंग हुई। कामा पंचायत समिति में 25.97% वोटिंग हुई, तो वहीं पहाड़ी पंचायत समिति में 28.29% वोटिंग हुई और नगर में 25.5% वोटिंग हुई। 4 पंचायत समितियों में वोट डाले जा रहे हैं। इसमें 4,73,668 मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। अजमेर जिले के जवाजा थाना क्षेत्र में करला के पास थर्म तलाई पर एक युवक का शव गले में रस्सी के साथ पेड़ से लटका मिला। मृतक की पहचान गांव के ही चरण सिंह के रूप में हुई और प्रथम दृष्टया मामला सुसाइड का ही लग रहा है, लेकिन सुसाइड के कारणों का खुलासा नहीं हुआ और पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों की सुपुर्द कर दिया है और मामले की जांच की जा रही है। मृतक गांधीधाम गुजरात में लाइट संबंधी काम करता था और राखी पर गाँव आया हुआ था। जिले में बारिश के बाद मौसम से बदलाव से डेंगू व स्क्रब टाइफाइड ने दस्तक दे दी है। पिछले 2 दिन में डेंगू के 4 मामले सामने आए, जबकि एक महिला को जांच में स्क्रब टाइफस की पुष्टि हुई है। डेंगू व स्क्रब टाइफस के केस सामने आने से चिकित्सा विभाग की चिंताएं बढ़ गई। हालांकि मौसमी बीमारियों डेंगू, मलेरिया व चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग द्वारा डोर टू डोर सर्वे अभियान चलाया जा रहा। मुक्ता प्रसाद नगर में बीती रात को एक महिला ने फांसी लगाकर के सुसाइड कर लिया है। घटना की सूचना मिलने पर पीहर पक्ष ने महिला थाने में दहेज हत्या का मामला दर्ज करा दिया। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और फिलहाल पति को गिरफ्तार करके महिला थाने के हवाले किया गया। पुलिस के अनुसार मुक्ता प्रसाद कॉलोनी में रहने वाली नुपुर शर्मा ने घर में ही फंदा लगा करके सुसाइड कर लिया और परिजनों को जानकारी मिली तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके शव का पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों की सुपुर्द कर दिया। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीमार होने के साथ ही कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं की चिंताएं फिर से बढ़ गई हैं। सीएम अशोक गहलोत की गुरुवार को एंजियोप्लास्टी हुई और उनकी मेन आर्टरी में अब 90% तक ब्लॉकेज था। ऑपरेशन के बाद गहलोत स्वस्थ है, मगर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं नेताओं की नींदें उड़ी हुई हैं। उदयपुर सहित प्रदेश भर में राजनीतिक नियुक्तियों की आस लगाए बैठे कार्यकर्ताओं के माथे पर एक बार फिर शिकन पड़ गई। राजस्थान की 7 संभागों की 7 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। झालावाड़ में अपहरण कर हत्या के मामले के अंदर बड़ा खुलासा हुआ है। 8 दिन बाद नाले में मिला है युवक का शव। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई तो पुलिस की गिरफ्त में आरोपी पप्पू लाल गुर्जर। कामखेड़ा थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। वहीं आप सभी को बता दूं कि इन दिनों सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसके अंतर्गत लगातार हूबहू ब्रांड के दूसरे घी बनाए जा रहे हैं और इन नकली घी को बाजार के अंदर बेचा जा रहा है। साथ ही साथ इसमें आप सभी को बता दूं कि इस वीडियो के अंतर्गत साफ साफ नजर आ रहा है कि वह दूसरी कंपनियों के नाम से अपने नकली घी को बेच रहे हैं। और आखिरकार यह वीडियो कहां का है और क्या कुछ इस वीडियो के अंतर्गत सामने आता हुआ नजर आ रहा है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट के अंदर कि आखिरकार ये वीडियो कहां का है और कैसे इस वीडियो के अंतर्गत नकली घी को बना करके बेचा जा रहा है। लेकिन वहीं आप सभी को बता दूं कि इस वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 19 नहीं करता। ये रखे तो सारे अंदर मिले लेंगे। क्या नाम है भाई तेरा? सोनू उर्फ समीर। कितने साल से काम कर रहे हो, ईमानदारी से बताना? 2 साल से। उससे पहले नहीं? अच्छा। क्या क्या ब्रांड बनाते हो? नहीं सारे माल बनाओ ना। ये देखो गाय का घी बना दिया तुमने, आनंदा बना दिया। आनंदा ये देखो, अरे ये देखो ना, ये आनंदा कितना है, ये देखो। ये तुमने लंका लगा दी है शहर। ये देखियो आनंदा ही आनंदा। हरियरा मधुसूदन, ये देख। और क्या साल तक, मतलब तू तो 7-8 साल से काम कर रहा है, तू झूठ बोल रहा है। 2 साल से ये मधुसूदन भरा पड़ा तेरे में। रैपर निकाल कर लाओ मधुसूदन के। कहाँ है सारे मधुसूदन के रैपर? निकाल। बुआ का जो लड़का है वो करता था पहले। अरे वो ठीक है, बुआ का लड़के को बुला लेंगे। मधुसूदन के रैपर निकाल कहाँ रखे हैं? अरे ये पड़ी तो बोलिए। ये पारस है भाई तुम्हारे। पोली निकाल दो ना, ये इसमें निकलेंगे। पोली है ना ये सारी। येरी जो येरी मतलब पोली ना, यहाँ से निकाल दो। पारस बिल्कुल सारा ही है। क्या एड्रेस है यहाँ का? 8 नंबर हैं? मकान नंबर 8 है। मकान नंबर 8।
सेक्टर किराए पे रहता हूँ। नहीं नहीं, सेक्टर कितना है? सेक्टर 21 पॉकेट 2 मकान नंबर 8। कितना किराया देता है इस मकान का? 9,000। 3 साल तो तेरे पास ही है। मकान मालिक का क्या नाम है? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह। कहाँ रहता है प्रताप सिंह? तो पता ही नहीं है, 16 सेक्टर में। मतलब तू ये मकान देकर चला गया और तू यहाँ बेंचो सबकी लंका लगाता रहे वहाँ रहता है, 16 सेक्टर में। हैं? 16 सेक्टर में रहता है। तो 16 सेक्टर में रहता है। चलो भाई कपड़े पैर और चल, बाद में देखेंगे। वहाँ पे चल जाएंगे। यही बेगमपुर थाना है। ठीक है, चल चल खड़ा हो। ताला लगा सकता हूँ? हाँ ताला लगा कर लेकर चलेंगे साथ। खड़ा हो जा। सुनो और रैपर निकाल इसमें से सारे जरा अलग अलग जो इसमें क्यों कहेंगी पेटी पैक कर रखी। अच्छा, अरे जार कहाँ तेरे पे घी कहाँ से आया? तो कलर ही तो लगा हुआ है इसमें। सदर से लेकर आते हैं ना। हाँ कोई बात नहीं जो। हाँ ये वेंचो मदर डेयरी के डब्बे भी ले लिए क्या तुमने? और शाबाश। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हालत में सुधार हो चुका है। डॉक्टर सुधीर भंडारी ने हालत की जानकारी दी तो उन्होंने कहा कि पहले से हैं स्वस्थ सीएम अशोक गहलोत। शाम 5 बजे उनके स्वास्थ्य की रिव्यू मीटिंग होगी और डॉक्टर की सहमति के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा। वहीं खबर धौलपुर से, जहां पर चोरों ने एक ज्वेलर की दुकान को अपना निशाना बनाया, लेकिन उनके हाथ आखिरकार कुछ भी नहीं लगा। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, देखिए हमारी रिपोर्ट में। धौलपुर शहर के जगन तिराही से अस्पताल की ओर जाने वाली सड़क पर चोरों ने एक ज्वेलर्स दुकान को निशाना बना करके चोरी करने का प्रयास किया है। रात को 2:30 बजे से सुबह 4 बजे तक चोरी करने के लाख जतन करने के बावजूद चोरों को खाली हाथ लौटना पड़ा। हरदेव नगर स्थित ज्वेलर की दुकान में चोरों ने पीछे की गली से आते हुए सबसे पहले सीसीटीवी के तार काट दिए, जिसके बाद चोर आस पड़ोस की दुकानों से लकड़ी के तख्त उठाकर लाए, जहां चोरों ने दुकान के शटर को तोड़ करके अंदर घुसने का प्रयास किया। शटर को ना तोड़ पाने पर चोरों ने हार नहीं मानी। रात को सड़क पर लोगों की मूवमेंट देख करके चोर दुकान के पीछे की तरफ चले गए, जहां उन्होंने लकड़ी के तख्त पर चढ़ करके दीवार में सेंध लगाने की भी कोशिश की। दीवार में लोहे के सरिये को फंसे होने की वजह से चोर उसे भी तोड़ने में नाकाम रहे। दुकान मालिक निखिल अग्रवाल ने बताया कि सुबह 4 बजे आसपास बेकरी वाला जब उनकी दुकान के सामने से निकला तो उसे चोरी होने का शक हुआ, जिस पर उसने दुकान वाले को फ़ोन कर दिया। दुकान मालिक जैसे ही दुकान पर पहुंचा तब तक चोरी की वारदात करने आए आरोपी फरार हो चुके थे। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि चोरों ने सीसीटीवी के तार काट दिए थे, जिसकी वजह से सीसीटीवी में किसी का भी चेहरा रिकॉर्ड नहीं हुआ। घटना की खबर मिलते ही आसपास के व्यापारी पीड़ित दुकानदार के पास पहुंच गए और घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे भाजयुमो जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह गुरैया ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए अपना विरोध जताया। तो वहीं चोरी की सूचना के बाद कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया और इसके अलावा आसपास लोगों से पूछताछ में जुट गई। मामला ये है साहब, हरदेव नगर में हमारे मित्र हैं नितिन अग्रवाल जी, उनका एक ज्वेलर्स का काउंटर है, शॉप है। यहाँ रात को लूट करने की अंजाम देने के हिसाब से कुछ बदमाश आए हैं। उन बदमाशों ने एक शटर तोड़ दिया है, दूसरा टफन भी तोड़ दिया है, साइड की दीवार है एक लेंटर की वो भी तोड़ दी है। अगर पड़ोसी ना जगते तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। मेरा एक सवाल है प्रशासन से, प्रशासन कहाँ सोया हुआ है कि दिन दहाड़े चलती हुई रोड पर इस तरह की इतनी बड़ी घटना हो जाती है और प्रशासन को खबर तक नहीं होती है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है प्रशासन के आगे। प्रशासन किस ओर मस्त है, कहाँ से क्या कर रहा है, प्रशासन जनता की सेवा कर रहा है, देखभाल कर रहा है, नहीं कर रहा। त्रस्त है कांग्रेस सरकार में ये प्रशासन, जनता त्रस्त है पूरी तरह से। देखना चाहिए प्रशासन को कि इस तरह की घटनाएं आगे ना हो। धन्यवाद। मेरा नाम नितिन कुमार अग्रवाल है। मैं हरदेव नगर पर एक दुकान करता हूँ सराफी की। जो आज 3:30-4 बजे करीब मेरे को एक पड़ोसी का फ़ोन आया जिनका बेकरी का काम होता है, और उन्होंने फ़ोन किया और बताया कि तुम्हारी दुकान पर तोड़ फोड़ हो गई है और बदमाशी की और डकैती की संभावना है। तो
मैं आया हूँ दुकान पे और मैंने अपना दुकान का शटर टूटा हुआ पाया और कांच टूटा हुआ पाया और बगल से दीवार टूटी हुई पाई। अब क्या कर सकते हैं, प्रशासन क्या करेगा इसमें। पंचायत चुनाव पर सवाई माधोपुर से बड़ी खबर आई है। दिवाड़ा गांव में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। दिवाड़ा को पंचायत बनाए जाने की मांग कर रहे हैं ग्रामीण, तो वहीं सांसद किरोड़ी लाल की समझाइश पर नहीं माने ग्रामीण। बात नहीं मानने पर सांसद किरोड़ी लाल मीणा रवाना हुए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। अब देश भर में एक ही सीरीज का वाहनों का रजिस्ट्रेशन नंबर किया जाएगा। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर नया रजिस्ट्रेशन मार्ग पेश किया है। अब नए वाहनों का BH सीरीज से रजिस्ट्रेशन होगा, तो वहीं डिफेंस केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ ही निजी कंपनियों और संस्थाओं के कर्मचारी स्वैच्छिक रूप से यह रजिस्ट्रेशन ले सकेंगे। केंद्र ने ज्वेलर्स को राहत देते हुए ज्वेलर्स के पुराने स्टॉक की हॉलमार्किंग कराने की आखिरी तारीख 31 अगस्त से बढ़ाकर के 30 नवंबर तक कर दी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ DG BIS की बैठक के बाद में यह घोषणा की गई। वहीं ज्वेलर्स फोरम के अध्यक्ष राकेश कुमार के मुताबिक बैठक में अब BIS नियमों से जुड़ा कोई आपराधिक कानून नहीं होगा। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का SMS में एंजियोप्लास्टी कराना अभी चर्चा में रहा है। हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि वे निजी अस्पताल भी जा सकते थे, तो SMS क्यों गए? जवाब इसमें साफ है। प्रदेश के सबसे बड़े SMS अस्पताल का कार्डियो विभाग न केवल राजस्थान बल्कि एशिया के बेहतरीन अस्पतालों में से आता है। कोरोना ने देश भर में हवाई यात्रा पर बुरा असर डाल दिया है। जयपुर एयरपोर्ट को ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मई की रिपोर्ट के मुताबिक जयपुर एयरपोर्ट से फ्लाइट संचालन और यात्रियों की संख्या कई छोटे एयरपोर्ट से भी कम थी और जयपुर टॉप 15 से बाहर हो गया। जुलाई की रिपोर्ट में जयपुर एयरपोर्ट वापसी करने में सफल रहा। रेलवे ने ट्रेनों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बड़ी राहत दी है। रेलवे ने 3rd AC की इकोनॉमी क्लास लॉन्च की है। इसमें किराया वर्तमान 3rd AC कोच से 8% कम होगा और एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि इसका किराया स्लीपर के बेस फेयर से 2.5% ज्यादा और 3rd AC से 8% कम होगा। राजस्थान में पिछले 1.5 साल कोरोना ने ऐसा माहौल बना दिया कि अब की बाकी महामारियों और बीमारियों की चिंता गौण हो गई है। 2010 में जब स्वाइन फ्लू आया था और कोरोना और ब्लैक फंगस की तरह लोग डर रहे थे, उस समय स्वाइन फ्लू पर हर साल 15 से 50 करोड़ रुपए रोकथाम और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए जाते थे। लेकिन इस साल कोरोना की छाया में स्वाइन फ्लू पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्वस्थ होने की जानकारी लेने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, सांसद रामचरण बोरा, प्रदेश उपाध्यक्ष सरदार अजयपाल सिंह, जयपुर शहर जिलाध्यक्ष राघव शर्मा सहित कई पदाधिकारी SMS पहुंचे। बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव गहलोत एवं मुख्य सचेतक महेश जोशी से मुलाकात कर मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की ईश्वर से कामना की। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर दौसा जिले के बांदीकुई से, जहां पर शिक्षक की सड़क हादसे में मौत हो चुकी है। ट्रेलर व बाइक की भिड़ंत में कल देर रात बांदीकुई साईं मंदिर के पास में अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे पे एक शिक्षक की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। देर रात घर लौटते वक्त यह हादसा हुआ। हाईवे निर्माणाधीन KCC कंपनी में गंगोत्री मोटर्स के ट्रेलर ने मारी है टक्कर, तो ट्रेलर को पुलिस ने हिरासत में लिया और मौके से ट्रेलर चालक फरार हो गया। चलिए रुक कर लेते हैं ओडिशा की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्वस्थ होने की कामनाओं को लेकर के गायों को हरी सब्जियां खिलाई गई। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना को लेकर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शनिवार को कस्बे के गोपाल गौशाला परिसर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गायों को हरी सब्जी 26 क्विंटल आल खिलाते हुए
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्वास्थ्य की जल्द से जल्द स्वस्थ होने व दीर्घायु की कामना की है। गहलोत की शुक्रवार को अचानक तबीयत बिगड़ने से उन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब उनके स्वास्थ्य में सुधार भी है। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष भगवान दास राठी, पूर्व सरपंच श्यामलाल ओझा, भैरू सिंह मेड़वाड़ा, ब्राह्मण महासभा जिलाध्यक्ष विक्रम शर्मा सहित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गौशाला परिसर में गाय को अपने हाथों से हरी सब्जी वितरित करते हुए खिलाई है। वहीं खबर मेहंदीपुर बालाजी से, जहां पर मेहंदीपुर बालाजी में कल मनाई जाएगी कृष्ण जन्माष्टमी। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में कार्यक्रम का आयोजन होगा, तो वहीं हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाई जाएगी कृष्ण जन्मोत्सव। कल रात्रि 12 बजे होगी महाआरती व प्रसादी वितरण। वहीं खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर मन की बात कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज भाजपा ने एक कार्यक्रम आयोजित किया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर कि आखिरकार उस कार्यक्रम के तहत किस प्रकार से इस कार्यक्रम को अलग अलग लोगों तक पहुंचाया जाएगा। राजधानी जयपुर में आज भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा मन की बात जो जन जन तक पहुंचाने का एक प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। महेश नगर मंडल बीजेपी सुभाष शर्मा व आयोजनकर्ता राज सिंह गोपालिया, 140 वार्ड के अध्यक्ष सहयोगकर्ता आलोक, यशु गोपालिया, प्रमोद शर्मा, विवेक शर्मा ने प्रोग्राम की जानकारी देते हुए सभी को जागरूक किया। और जिस प्रकार से विश्वकर्मा जयंती को उन्होंने जोड़ते हुए इससे जोड़ा कि जिस प्रकार सृष्टि का निर्माण और आत्मनिर्भर भारत और देश का निर्माण और देश को गौरव पहुंचाने का जो कार्य भारत के लोग और ये युवा पीढ़ी कर रही है, उन्होंने उनको धन्यवाद ज्ञापित किया और उनके नए नए जो उन्होंने किए हैं कार्य, उनको मन की बात के जरिए हिंदुस्तान के जन जन तक पहुंचाया। पहले मन की बात बीजेपी के लोग सुना करते थे और आज हमारा सौभाग्य है कि आज भारत के लोग मन की बात के कार्यक्रम को सुन रहे हैं, इसकी लोकप्रियता का परिचय है, इसके माध्यम से प्रेरणा ले रहे हैं। माननीय ध्यानचंद जी का भी उल्लेख किया, जो हॉकी के जादूगर कहलाते थे, उन्होंने प्रेरणा दी और हॉकी कभी भारत इसका स्वर्णिम अध्याय लिख चुका था। हमने इस ओलंपिक में उन्हें उसको हालांकि कांस्य पदक मिला है, लेकिन हमने प्राप्त किया। हमारी महिला टीम भी बहुत अच्छा खेली और निश्चित रूप से खेलों को जो प्रोत्साहन माननीय मोदी जी की टीम और महेश नगर के कार्यकर्ता आयोजक राज सिंह जी गोपालिया और उनकी टीम राज कुलदीप जी, इनकी टीम ने जो सफल आयोजन करके मन की बात के प्रति लोगों को प्रेरणा दी। हालांकि हमारा कार्यक्रम बूथों पे सुनने का है, लेकिन जिस मंडल में हम जाते हैं उस मंडल में एक विशेष अभियान के तहत बूथ के अध्यक्ष, हमारे मंडल के पदाधिकारी और वार्ड के संयोजक उसमें उपस्थित रहते हैं और कार्यक्रमों को भव्य बनाकर लोगों को प्रेरणा देने का प्रयास करते हैं। ये कार्यक्रम और जिसमें शहर अध्यक्ष के नाते मुझे बुलाया, गौरवान्वित महसूस करता हूँ।